नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का पेडागोजी यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को याद होगा कल की क्लास में हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक को कंप्लीट किया था और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक के कल हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट किया था। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे। कल की क्लास की अगर मैं बात करूं तो देखिए कल की क्लास में हम लोगों ने ग्रोथ के बारे में जाना था कि ग्रोथ किसे कहा जाता है, वृद्धि किसे कहा जाता है, डेवलपमेंट के बारे में जाना था, डेवलपमेंट या विकास किसे कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सिंपल भाषा में किसे कहा जाता है, दोनों का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। कल की क्लास में सब लोगों को सारी चीजें क्लियर हैं तो एक बार मुझे कमेंट करके बताएं सारी चीजें सब लोगों को क्लियर है या नहीं। अगर कोई डाउट हो तो फटाफट जल्दी से पूछ सकते हैं आप। किसी भी प्रकार का यदि कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज देखिएगा लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देखिए आपके विकास की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे, स्टेजेस के बारे में जानेंगे, है ना। उसके अलावा विकास की अवस्थाओं से जुड़े हुए जो मेन पॉइंट हैं उनके बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते रहते हैं। और उसके अलावा फिर इसके बाद हम लोग विकास से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनको कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद इनसे जुड़े हुए प्रश्न जो आपके यहाँ पूछे जा चुके हैं या फिर आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए एक बार मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए सब लोगों को कल की क्लास क्लियर है। ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। ऑल ओके सर, लेट्स कंटिन्यू। ओके, चलिए जी बिल्कुल क्लियर है। ओके, अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो इस टॉपिक में आपको याद रखना है कि देखो मैं थोड़ा सा पिछला रिवाइज कर दे रहा हूं जिससे आपको चीजें एकदम क्लियर रहे। ठीक है, ग्रोथ जिसे हम लोगों ने क्या बोला था, वृद्धि बोला था। और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसके लिए हम लोगों ने विकास शब्द का प्रयोग किया था। वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताए थे जो एग्जाम के हिसाब से आप लोगों को याद रखने होते हैं। कि वृद्धि के बारे में मैंने बताया था कि वृद्धि जो होती है वो एक मात्रात्मक अवधारणा है, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। और अगर हम विकास की बात करते हैं तो विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो आपका गुणात्मक परिवर्तन को दिखाता है यानी क्वालिटेटिव चेंज को दिखाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ग्रोथ जो होती है वो वन डायमेंशनल होती है, एक आयामी होती है, जबकि विकास जो होता है, अब डेवलपमेंट जो होता है वो बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वृद्धि जो है उसको मापा जा सकता है, वृद्धि को, ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, लेकिन विकास को मेजर नहीं किया जा सकता। तो कुछ पॉइंट्स हैं उनको मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं जिससे आप लोगों को क्लियर रहे चीजें। तो यहां पर देखिए वृद्धि और विकास के बारे में दोनों को मैं यहां लिख लेता हूं और इनसे जुड़े जो मेन पॉइंट हैं वो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर चीजें रहें और एग्जाम में आप देखेंगे इन्हीं से आपका क्वेश्चन भी बनता हुआ नजर आएगा। सबसे पहला पॉइंट यहां पर आपको जो याद रखना है ग्रोथ के बारे में कि ये मैं यहां पर इसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव चेंज। क्वांटिटेटिव चेंज, ग्रोथ क्या दिखाता है, क्वांटिटेटिव चेंज को दिखाता है। जबकि डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट किस प्रकार के चेंज को दिखाता है, तो मैंने बताया था ये आपके क्वालिटेटिव चेंज को दिखाता है। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है कि अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव चेंज की तो इसको क्या बोलेंगे आप, मात्रात्मक परिवर्तन बोलेंगे, मात्रात्मक परिवर्तन। और अगर हम बात करते हैं क्वालिटेटिव की तो इसके लिए शब्द जो यूज करेंगे आप वो होगा गुणात्मक परिवर्तन। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल सिंपल यही हो जाता है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपकी वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है, ये आपका इसका स्वरूप जो होता है, नेचर जो होता है, इसका नेचर जो है वो बाह्य होता है। बाह्य मतलब एक्सटर्नल। ठीक है, यहां पर आपको एक चीज समझना है कि एक्सटर्नल से मतलब क्या है, क्योंकि इसको आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसको आप देख सकते हैं। जैसे हाइट में वृद्धि हो रही है तो हाइट को आप देख सकते हैं, वजन में वृद्धि हो रही है तो वजन में वृद्धि को आप में देख सकते हैं। तो ये सब कैसे हो गए, एक्सटर्नल। और अगर डेवलपमेंट की बात करेगा आपसे तो डेवलपमेंट का नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसी होती है, तो इसका नेचर जो होता है वो इंटरनल होता है। कैसा होता है, इंटरनल। इंटरनल मतलब आंतरिक। ठीक है, क्योंकि इसको क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर हम बात करते हैं ग्रोथ की तो ग्रोथ को ये मापा जा सकता है। ठीक है, इसको मापा जा सकता है, कैन बी मेजर। ठीक है, मतलब आप भैया लंबाई को माप सकते हैं, है ना, वजन में वृद्धि को माप सकते हैं, तो ये मापा जा सकता है।
लेकिन अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो आपको याद रखना है यह मापा नहीं जा सकता, कांट बी मेजर्ड। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि इसको मापा जा सकता है और इसे मापा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आपके ग्रोथ के बारे में, तो यहां पर आपको अगला पॉइंट याद रखना है कि ग्रोथ जो है वो किस प्रकार की थी। तो मैंने बताया था ये वन डायमेंशनल थी, वन डायमेंशनल या फिर आपकी एक आयामी थी। और अगर हम बात करते हैं आपके विकास की, तो ये कैसा था, तो ये मल्टी डायमेंशनल था। कैसा था ये, मल्टी डायमेंशनल। एक मिनट, चलिए, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, ये चीज आपको याद रखना है। ये दो चार पॉइंट हैं जो आपको वृद्धि और विकास के बारे में याद रखने हैं। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर है। दो तीन पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिए हैं जो आपको उसके हिसाब से याद रखने हैं। मापा जा सकता है, नहीं मापा जा सकता, इसका स्वरूप कैसा है, नेचर कैसा है, ये पॉइंट आप इसके साथ जोड़कर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले विकास की अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पॉइंट बना लेते हैं। विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, विकास की अवस्थाएं नोट करते रहिएगा। अगर आप नोट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। जो मेन मेन पॉइंट होते हैं उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, विकास की अवस्थाओं की हम बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला टाइम जो होता है उसको हम लोग जो नाम देते हैं वो होता है गर्भावस्था। गर्भावस्था, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बेसिकली गर्भावस्था। गर्भावस्था में क्या होता है कि बच्चे का निर्माण, ठीक है, बच्चे के निर्माण का समय जो होता है, तो उस अवस्था को क्या नाम दिया जाता है, तो उस अवस्था को हम लोग गर्भावस्था के नाम से जानते हैं। और इसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, तो इसके लिए कंसेप्शन पीरियड इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंसेप्शन पीरियड। अब यहां पर होता क्या है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि गर्भावस्था जो होती है, इस गर्भावस्था का समय कितना होता है। ठीक है, गर्भावस्था का समय कितना होता है, तो गर्भावस्था के समय को आप लोगों को याद रखना है, ये होता है 9 माह या 280 दिन। अगर देखो दिन में पूछ ले, डेज में पूछ ले, तो आपको क्या बताना है कि 9 माह या 280 दिन ये समय होता है गर्भावस्था का। मतलब इतने समय तक बच्चा जो होता है वो कहाँ रहता है, गर्भ में रहता है। और गर्भावस्था में मैंने आप लोगों को ये बताया था, सबसे पहले बच्चे के सिर का निर्माण होता है और उसके बाद में बाकी के अंगों का निर्माण होता है। और इसी वजह से कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि सिर से पैर की ओर, वो आपको याद है। आगे की तरफ चलें तो गर्भावस्था के बाद की अवधि जो है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसके लिए शब्द जो यूज किया जाता है उसे कहते हैं शैशवावस्था। गर्भावस्था के बाद दूसरी अवस्था जो है, दूसरी अवस्था जो है, इसके लिए मैं नाम यूज करूंगा, इसको मैं शैशवावस्था कहूंगा। अच्छा, गर्भावस्था जो है, गर्भावस्था के लिए एक और पॉइंट यूज कर सकते हैं, एक और नाम यूज कर सकते हैं, इसको पूर्व प्रसूति काल भी कहा जाता है। गर्भावस्था को पूर्व प्रसूति काल भी कहा जाता है। शैशवावस्था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेंसी पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इन्फेंसी पीरियड। अब इन्फेंसी पीरियड जो है ना भैया, इसके बारे में आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर शैशवावस्था की अवस्था को केवल और केवल 2 साल तक माना गया है ना। लेकिन बाद में अगर हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि आपको शैशवावस्था जो है उसकी आयु आपको 5 से 6 वर्ष माननी है। आप 6 वर्ष मान के चलिएगा, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का बच्चा जो होता है उसको किस में रखा जाता है, उसको शैशवावस्था के अंतर्गत ही काउंट किया जाता है। जूली लिख रहे हैं सर पहले हर्ट बनता है ना, नहीं जूली जी, पहले सिर का निर्माण होता है, मस्तिष्क का निर्माण होता है, उसके बाद बाकी के अंगों का निर्माण होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, इसमें गड़बड़ मत करिएगा, क्योंकि अगर गड़बड़ हो जाएगी तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर शैशवावस्था की अगर हम बात करें तो शैशवावस्था की अवस्था कब से कब तक है, तो ये मानी जाती है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु, ये आपकी किस में रखी जाती है, शैशवावस्था में रखी जाती है। शैशवावस्था के बाद में अगली अवस्था जो है इसको हम लोग बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, इसको हम लोग चाइल्डहुड पीरियड के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, चाइल्डहुड पीरियड, चाइल्डहुड पीरियड।
अगर हम चाइल्डहुड पीरियड की बात करते हैं तो देखिए बाल्यावस्था जो है ना, इस बाल्यावस्था को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। बाल्यावस्था को भी दो भागों में आप बांट सकते हैं। एक होती है पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था यानी कि प्री चाइल्डहुड, प्री चाइल्डहुड, और एक है आपकी उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। उम्र की अगर हम बात करें, आयु की अगर हम बात करें, तो आयु आपको कितना याद रखना है कि पूर्व बाल्यावस्था इसकी आयु 6 से लेकर 9 वर्ष मानी जाती है, और अगर उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो 9 से लेकर 12 वर्ष तक की आयु ये आपकी किस में रखी जाती है, उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत काउंट की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगली अवस्था जो है, मुख्य अवस्था में अगली अवस्था जो आती है वो है आपकी, इसको कहा जाता है किशोरावस्था, किशोरावस्था, किशोरावस्था जिसको हम लोग क्या कह देंगे, इसको हम लोग एडोलसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एडोलसेंस। एडोलसेंस इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक होती है पूर्व किशोरावस्था और एक होती है उत्तर, मतलब प्री एडोलसेंस और लेटर एडोलसेंस। प्री एडोलसेंस जो है इसकी आयु 12 से लेकर 15 वर्ष तक, और लेटर एडोलसेंस की आयु जो है इसको 15 से लेकर 18 वर्ष तक माना जाता है। भाई बेसिकली एक चीज देखिएगा, अगर हम अपने स्टडी की बात करें, अगर हम अपने सिलेबस की बात करें, अगर हम अपने क्वेश्चंस की बात करें, तो आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मोस्टली इन्हीं 4 अवस्थाओं से पूछे जाते हैं। अगर ये 4 अवस्थाएं आपको याद हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन आपको इन्हीं 4 से मिलने वाले हैं, बाकी तो फिर आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी में आपको याद रखना है, इसके बाद में आपकी युवावस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है, और फिर आपकी वृद्धावस्था आती है। युवावस्था जो होती है उसको आगे मैं लिख देता हूं। युवावस्था की अगर हम बात करें, अगला जो है उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, उसको हम लोग युवावस्था कह रहे हैं। ठीक है, युवावस्था जिसको एडल्टहुड बोलते हैं, एडल्टहुड। टाइम कितना है तो याद रखिएगा 18 से लेकर 25 साल। कई जगह पर 30 भी मिलता है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है आपके थिंकर्स के हिसाब से, लेकिन यहां पर मैं आपको एवरेज बता रहा हूं जो ज्यादातर लोग मानते हैं। ठीक है, एडल्टहुड आपको याद रखना है, एडल्टहुड का समय कब से कब तक माना गया है, तो एडल्टहुड आपका माना गया है ये 18 से 25 तक माना गया है। इसके बाद की अवस्था जो है वो आती है जिसको हम लोग प्रौढ़ावस्था के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था जो है ये समय जो है ये लगभग 40 वर्ष तक का समय होता है। कितना होता है, 40 वर्ष तक का। और इसके बाद का जो समय होता है वो आ जाता है आपका वृद्धावस्था, वृद्धावस्था जो आपके 60। ठीक है, यहां पर अगर हम रखेंगे इसको कहां तक हो जाएगा, ये 40 से 60 वर्ष। ठीक है, यहां पर इसको कहां से कहां तक रख देंगे हम लोग, एक मिनट। ठीक है, ये प्रौढ़ावस्था की आयु आप 40 वर्ष से स्टार्टिंग मानेंगे। ठीक है, और वृद्धावस्था की आयु जो है इसको हम 60 वर्ष से स्टार्टिंग मानेंगे। लेकिन मुख्य तौर पर आपको कौन सी अवस्थाएं याद रखनी है, तो आपको ये 4 अवस्थाएं याद रखनी है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये चारों अवस्था के नाम क्लियर है सबको, एक बार कमेंट लिख के बताइएगा। सर किशोरावस्था तो 12 से 18 है ना, हाँ जी विद्या बिल्कुल, किशोरावस्था की 12 से 18, 12 से लेकर 18, लेकिन दो भागों में बढ़ जाता है। पूर्व किशोरावस्था 12 से 15 और उत्तर किशोरावस्था 15 से 18। जल्दी से बताओ, सब लोगों को यहां तक क्लियर है तो मैं आगे चलूं। चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं। चलिए ओके, बहुत बढ़िया बढ़िया, यहां तक सबको क्लियर है। अब हम चलते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। ठीक है सर, कल की क्लास का डीपीपी नहीं आया है। मुस्कान जी डीपीपी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ये डीपीपी मतलब जहां तक है मुझे लगता है अगर कल नहीं डल पाए तो आज डल जाएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए यहां पर अब देखिएगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम लोग चल रहे हैं, है ना सर। पूर्व और उत्तर अवस्था, हाँ जी आसू जी, पूर्व को बोलते हैं प्री और आपके उत्तर को बोलते हैं लेटर। मतलब पूर्व मतलब पहले और उत्तर मतलब बाद में। अब चलते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की तरफ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है, उसके ऊपर चलेंगे हम लोग।
और वो होगा जिसको हम लोग नाम देते हैं विकास से संबंधित सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको? बाल विकास से संबंधित सिद्धांतों की बात करेंगे। तो यहां पर मैं पॉइंट बना देता हूं, विकास की सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से, विकास के सिद्धांतों से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो विकास के सिद्धांतों में एक सिद्धांत मैं कल आपको बता चुका हूं, और वो था विकास की दिशा का सिद्धांत। उसमें मैंने दो सिद्धांत बताए थे, उनका नाम लिख के बताना, बताओ जल्दी से। वहां पर कल मैंने आपको विकास के सिद्धांतों में दो सिद्धांत बताए थे, उनके नाम क्या क्या थे, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। विकास की दिशा के सिद्धांत में दो सिद्धांत मैंने कल आपको बताए थे, उनका नाम एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। कौन कौन से थे? सेफेलोकॉडल, बहुत बढ़िया रजत, सेफेलोकॉडल था। दूसरा कौन सा था? सेफेलोकॉडल था, और हाँ, सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमल डिस्टल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले सिद्धांत की बात करते हैं, और इस सिद्धांत को क्या नाम देंगे, मैं समझाता चलूंगा सभी के वोट है ना, बहुत आसान चीजें, ज्यादा कठिन नहीं है, समझते रहिएगा। और अगर आप कॉपी पेंसिल लेकर अगर नोट कर रहे हो तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। पहला जो है इसको कहा जाता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। विकास के बारे में पहला सिद्धांत जो है इसको मैं क्या कह रहा हूं, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यूनिफॉर्म पैटर्न, ठीक है। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है, या फिर आपके प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न क्या कहता है। तो याद रखिएगा, अगर हम सामान्य बालक की बात कर रहे हैं, है ना, सामान्य बालक मतलब आमतौर पर एक एवरेज बालक की अगर हम बात करें, तो किसी भी सामान्य बालक में होने वाला विकास जो होता है वो भी समान होता है। मतलब जैसे बच्चा 2 महीने की आयु पर क्या क्या करने लगेगा, बच्चा 6 महीने की आयु पर क्या क्या करने लगेगा, 1 महीने की आयु पर क्या करने लगेगा, या 1 साल की उम्र पर क्या करने लगेगा, 2 साल का होगा तो क्या कर सकता है। तो विकास जो होता है वो सामान्य बालकों में कैसा पाया जाता है, समान पाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको एक छोटी सी लैंग्वेज लिख देता हूं यहां पर, जिससे आपको याद रहे कि सामान्य बालकों में समान विकास, इसका मतलब यह है, जब मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे विकास भी बढ़ता जाएगा, यदि बच्चा सामान्य है तो, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल डेवलपमेंट 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 इन इन सेम एज, ठीक है, इन सेम एज्ड चाइल्ड। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेम एज्ड चाइल्ड का मतलब क्या हुआ, समान आयु वाले बालकों में जो विकास होता है वो भी कैसा होता है, समान होता है, ठीक है। इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया था। जैसे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोलता हूं कि मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाता है कि बच्चे में तर्क और चिंतन का जो उदय होता है वो किस आयु में होता है। तर्क और चिंतन मतलब कि जब कोई उसके सामने प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो समस्या का समाधान करने के लिए बच्चा उस पर अपना तर्क लगाता है, उस पर विचार करता है, ये कौन सी आयु होती है, तो ये 11-12 वर्ष की उम्र होती है, और लगभग हर बालक में एक जैसी होती है, यदि बच्चा सामान्य बच्चा है तो, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, समान प्रतिमान का सिद्धांत हो गया। आगे की तरफ चलते हैं, दूसरा सिद्धांत क्या कहता है, विकास का दूसरा सिद्धांत आपके लिए क्या है। तो विकास के दूसरे सिद्धांत में आपको याद रखना है कि इसके इसके लिए एक शब्द यूज किया जाएगा, इसको कहेंगे सतत विकास का सिद्धांत। सतत विकास का सिद्धांत,
इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। भाई देखिए, इसमें ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली समझ में आ जाना चाहिए। सतत विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास जो होता है ये हमेशा चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। मतलब जब तक हम लोग जिंदा रहते हैं, जब से हम पैदा हुए, पैदा होने से लेकर जब तक हम लोग जिंदा रहते हैं, तब तक हमारे अंदर विकास की प्रक्रिया जो है वो लगातार चलती रहती है। तो इसको क्या बोलते हैं? सतत विकास का सिद्धांत, या इसको क्या बोल सकते हैं? अनवरत विकास का सिद्धांत। अनवरत का भी मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। ठीक है, जब विकास की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि किसी भी आयु का बच्चा क्यों ना हो, ठीक है, किसी भी आयु का बच्चा क्यों ना हो, बच्चा जो है वो लगातार सीखता रहता है। जब वो बड़ा होता है तब भी सीखता है, और जब वो आगे बढ़ता है तब भी वो सीखता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं यहां पर अगला सिद्धांत कौन सा है, इसको कहते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। तीसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। भाई एक फैक्ट अभी आपको याद होगा, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आकर आपको बताया था कि विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। मतलब ऐसा ज्यादातर देखा जाता है कि विकास अगर होता है तो विकास कभी एक सेक्टर, एक क्षेत्र में नहीं होता, विकास कई सारे क्षेत्रों में एक साथ होता है। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कोई बच्चा तीव्र बुद्धि का है, ठीक है, बच्चा बहुत तेजी के साथ में तीव्र बुद्धि का है, बहुत चीजों को आसानी से सीखता है, चीजों को बहुत जल्दी ग्रैस्प करता है, तो ऐसा बच्चा जो होता है ना, उस बच्चे के अंदर अन्य विकास भी बहुत तेजी के साथ होते हैं। बच्चा गणित में अगर काम करता है तो वो गणित में भी अच्छा कर पाता है, अगर कहीं और उसे मौका मिलता है तो वो दूसरी जगह भी अच्छा कर पाता है। तो ये चीज आपको याद है। सर वीडियो नहीं चल रहा है, आशीष जी वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है क्या? एक बार दिखा लेता हूं मैं, वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? भाई सब लोगों को क्लियर है? एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेटवर्क इश्यू होगा? हाँ नेटवर्क इश्यू हो सकता है। ओके ओके, चलिए आगे चलें। अगले सिद्धांत की बात करें, मैं आगे चलता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। तो देखिएगा यहाँ पर अगला क्या है यहाँ पर। तो अगला सिद्धांत जो है इसको हम लोग नाम देते हैं, वो है आपके व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इसको हम लोग कह देते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, तो ये वाला सिद्धांत देखेगा, ये वाला सिद्धांत आपसे क्या कहता है ना, ये वाला सिद्धांत व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत से मतलब क्या है? देखो भैया, हर बच्चे के सीखने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। भाई आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो चीजों को, मैं जो चीजें आपको बताता हूँ उन चीजों को जल्दी से ग्रैस्प कर लेते हो, एक बार में ग्रैस्प कर लेते हो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो उन चीजों को इतनी आसानी से, मतलब थोड़ी देर में ग्रैस्प करते हो, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको 2-3 बार 4 बार रिवीजन करना होता होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है, और हर बच्चे में सीखना अलग अलग प्रक्रिया से होता है। इसी वजह से सिद्धांत जो बना वो कौन सा बना? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, यानी हर बच्चा अलग तरीके से विकसित होता है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। आगे चलें, ये बात पूरा क्लियर है? चारों नियम क्लियर है या नहीं, पहले कमेंट करके बताओ। मीडियम में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है किसी को? इंग्लिश हिंदी मीडियम में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, जिससे मुझे भी थोड़ी शांति मिले कि सब लोगों को क्लियर है। फटाफट बताओ। सब क्लियर है सर? संगीता यादव, नो सर। संगीता जी क्या प्रॉब्लम है आपको बताइए। मुझे लग रहा है आप लोग, आपने क्लास शायद अभी अभी ज्वाइन किया है, इसी वजह से आप नो सर लिख रहे हैं। अगर संगीता कोई प्रॉब्लम है, कोई इनमें से समझ में नहीं आया, तो आप मुझे बताइए, मैं एक बार दोबारा से कर दूंगा।
भाई ऐप की क्लास का मतलब ही यही है, ठीक है, कि आप लोगों के प्रॉब्लम्स को मैं दूर करूं। सर एक बार फिर से, चलिए मैं एक बार फिर से कर लूंगा, पहले संगीता जी भी बताएं। जब कभी इधर से मैसेज नहीं जाता है, हाँ कभी कभी हो जाता है विद्या जी, ऐसा हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है उसकी वजह से, ऐसा वैसे अक्सर नहीं होगा, ठीक है। आई मीन टू से एवरीथिंग इज ओके। ओके संगीता जी, चलिए संगीता ने लिख दिया है, कोई परेशानी नहीं है, वो नो सर इसलिए लिख रही थी कि कोई परेशानी नहीं है। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न क्या कहता है, मैंने बताया था। सामान्य बालकों के अंदर, अगर बच्चा सामान्य है तो सामान्य बालकों के अंदर विकास जो होता है वो भी समान होता है। दूसरा मैंने बताया सतत विकास का सिद्धांत, यानी कि कंटिन्यूस डेवलपमेंट। कंटिन्यूस डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन भर लगातार चलता रहता है। इसके अलावा परस्पर संबंध के सिद्धांत की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन की बात करें, तो मैंने बताया कि विकास के जितने भी क्षेत्र होते हैं उनमें कोई ना कोई संबंध पाया जाता है। जैसे मैंने बताया था ना, विकास बहुआयामी होता है, उसी प्रकार से विकास के संबंध का सिद्धांत ये कहता है कि विकास के प्रत्येक क्षेत्र के बीच में कहीं ना कहीं कोई संबंध पाया जाता है। इसके बाद विभिन्नताओं का सिद्धांत मैंने बताया, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। तो मैंने बताया कि प्रत्येक बच्चे में विकास अलग तरीके से होता है, लेकिन याद रखिएगा प्रत्येक बच्चे में विकास अलग तरीके से होता है, लेकिन गति जो होती है वो गति एक जैसी नहीं होगी। क्रम एक जैसा होगा लेकिन गति एक जैसी नहीं होगी। क्रम का मतलब क्या है कि क्रम का मतलब ये है कि बच्चे में, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले दूध के दांत निकलते हैं, फिर दूध के दांत टूटते हैं, फिर उसके बाद आपके दूसरे दांत निकलते हैं। तो ये क्रम तो समान होगा लेकिन इसके टाइमिंग में अंतर हो सकता है। कई बच्चे थोड़ा जल्दी बोलते हैं, कई बच्चे बाद में बोलते हैं, तो इनके आपके जो टाइम है उस टाइम में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन क्रम में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां पर एक और पॉइंट मैं बढ़ा देता हूं, एक और पॉइंट मैं यहां पर जोड़ देता हूं, पांचवें सिद्धांत की बात कर लेते हैं। और इस पांचवें सिद्धांत को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है विकास की भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, पांचवा सिद्धांत है भिन्नता का सिद्धांत। इसको बोल देंगे प्रिंसिपल ऑफ डिसिमिलरिटी। ठीक है, यहां पर भिन्नता का सिद्धांत क्या कहेगा, ठीक है। सो दिस इज माय फर्स्ट क्लास एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज पेडागोजी। सुभाष कुमार पासवान, वैसे आप पिछली क्लास को एक बार देख लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूं। पेडागोजी जो होता है ये आपके वे ऑफ टीचिंग होता है। वे ऑफ टीचिंग का मतलब क्या है कि अगर आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, इसको सिंपल भाषा में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब यह है कि बच्चे को आपको समझना पड़ेगा, बच्चे के विकास को समझना पड़ेगा, बच्चे किस तरीके से डेवलप होते हैं, बच्चों में डेवलपमेंट किस तरीके से आगे बढ़ता है। जब आपको ये चीजें क्लियर होंगी तब ही आप ये समझ पाओगे कि आपको किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं पेडागोजी मींस वे ऑफ टीचिंग अ चाइल्ड। ठीक है, एक बच्चे को पढ़ाने का जो तरीका है वो आपको पेडागोजी सिखाता है। इसी वजह से इसको हिंदी में हम लोग शिक्षण कौशल बोलते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं। मेरे हिसाब से सुभाष एक लाइन में आपको और समझ में आया होगा। अभी जो चीज मैं आपको बता रहा हूं इनके ऊपर ध्यान दीजिए, ये मैं डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड की बात कर रहा हूं, मतलब आपके बच्चे के अंदर जो विकास होता है उस विकास की मैं बात कर रहा हूं कि बच्चे डेवलप कैसे करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं यहां पर आपके सिद्धांत बता रहा हूं, इस सिद्धांत को मैंने क्या कहा, इस सिद्धांत को मैंने कहा है भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिसिमिलैरिटी। ठीक है, डिसिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर एक चीज पर गौर कीजिएगा, भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है। तो देखो भिन्नता का सिद्धांत में मैंने क्या बताया कि जो बच्चे होते हैं, है ना, जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट का क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, वो एक जैसा होता है, लेकिन उनकी गति जो होती है वो गति एक जैसी नहीं होती, मतलब टाइम इधर उधर हो सकता है। आपको एक चीज खुद सोचिएगा, हर एक बच्चे में ऐसा होता है ना, हर एक बच्चे में ऐसा ही होता है कि सबसे पहले दूध के दांत, जब बच्चा पैदा होता है उस समय दांत नहीं होते ना उसके, लेकिन फिर उसके बाद उसमें दूध के दांत निकलते हैं। दूध के दांत एक एज के बाद गिर जाते हैं और फिर आपके दूसरे दांत निकलते हैं। ठीक है, यही तो होता है, और वो दूसरे दांत आपके जीवन भर बड़े रहते हैं। तो ये क्रम सीक्वेंस हर एक में समान होगा, सीक्वेंस हर जगह समान होगा, लेकिन इसकी गति हर जगह समान नहीं होगी। किसी किसी बच्चे के दांत जो होते हैं वो जल्दी निकल आते हैं, किसी किसी बच्चे के दांत थोड़ी लेट निकलते हैं। किसी किसी बच्चे के अंदर हम क्या देखते हैं कि बच्चा जल्दी बैठना सीख जाता है, कोई कोई बच्चा थोड़ा लेट बैठना सीखता है। जैसे लड़कियां जो होती हैं वो जल्दी बोलना सीखती हैं लड़कों से, ठीक है, लड़कियां जो होती हैं वो जल्दी चलना सीखती हैं लड़कों से। तो ये चीज क्या है, ये गति को बताता है कि गति अलग अलग हो सकती है लेकिन सीक्वेंस हमेशा एक होगा। याद रखिएगा, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट is always same
in every child, but the time duration, but the time can be, but the time duration of development can be changed, can be changed. अब मतलब समझ में आ गया होगा, अब मतलब समझ में आ गया होगा कि विकास का क्रम, विकास का क्रम प्रत्येक बच्चे में, प्रत्येक बच्चे में समान लेकिन गति असमान होती है, असमान होती है। इसी वजह से कौन सा सिद्धांत निकला है? भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। भिन्नता का सिद्धांत इसी से बना है कि विकास का क्रम जो होता है, सीक्वेंस जो होता है, वो हर एक में होता है, हर एक में एक जैसा होता है, लेकिन गति जो होती है, समय जो होता है, वो समय अलग अलग हो सकता है। ये आपका क्या कहलाता है? भिन्नता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? भिन्नता के सिद्धांत को क्रमबद्धता का सिद्धांत भी कह सकते हो। इसी सिद्धांत को एक और नाम दे सकते हो, मैं लिख देता हूं। इसी सिद्धांत के लिए एक और सिद्धांत कह सकते हैं, इसको क्रमबद्धता का सिद्धांत भी कह सकते हैं। क्रमबद्धता, इसी सिद्धांत को क्या कह सकते हैं? क्रमबद्धता का सिद्धांत भी कह सकते हैं। यानी कि इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या सीक्वेंस कह सकते हैं, कंटिन्यूटी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। इसी को क्रमबद्धता का सिद्धांत या भिन्नता के सिद्धांत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सर हमें नोट्स मिलेगा कि हम भी नोट डाउन करें? अगर नोट डाउन करोगे तो बहुत अच्छी बात है स्नेहा जी। ठीक है, अगर नोट डाउन करोगे तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको याद रखना है। चलिए, यहां पर अब हम बात करते हैं आगे की तरफ विकास के कुछ और सिद्धांतों के बारे में। ठीक है, विकास के कुछ और सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। और अगला सिद्धांत जो है उसे कहते हैं आप वंशानुक्रम और वातावरण के अंतर क्रिया का सिद्धांत। इसको क्या नाम देंगे? अगला सिद्धांत है वंशानुक्रम व वातावरण की अनुक्रिया, वातावरण के अंतर संबंध, वातावरण के अंतर संबंध का सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भैया प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ठीक है भाई, वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत। वंशानुक्रम और वातावरण का मतलब क्या होता है कि आपके विकास में जितना काम वंशानुक्रम करता है, हेरिडिटी करता है, उतना ही काम वातावरण यानी एनवायरमेंट करता है। भाई एक चीज देखिएगा, अगर हम बात करें तो जब बच्चा गर्भावस्था में होता है तो गर्भावस्था में आपको पता है माता और पिता दोनों से ही गुणों की प्राप्ति बच्चे को होती है, दोनों से ही गुणों की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मानव में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र माता की तरफ से, एक गुणसूत्र पिता की तरफ से। जब ये दोनों आपस में आकर मिलते हैं, क्रोमोसोम आपस में आकर मिलते हैं, तो वहां पर डीएनए जो होता है, डीएनए पर आपके गुण पाए जाते हैं, क्वालिटीज पाई जाती हैं, और वो क्वालिटीज जो होती हैं वो मिलजुल कर बच्चे में पहुंचती है। बच्चे में ना केवल माँ बाप के गुण बल्कि माँ की तरफ के, माँ के पिता माता उनके गुण, पिता के माता पिता उनके गुण, मतलब उनके पूर्वजों के गुण जो होते हैं वो बच्चों में शामिल होते हैं। मतलब वंशानुक्रम का प्रभाव कहीं ना कहीं बच्चों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर माँ बाप की हाइट लंबी होती है तो बच्चा भी ज्यादातर लंबी हाइट का होता है। ठीक है, वो अगर हम बात करें तो देखो आपके वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है कि पैदा होने के बाद बच्चा जब पहली बार इस दुनिया में आता है तो आपने देखा होगा कि बच्चा अपनी आंखों को ढंग से नहीं खोल पाता है। उसे कुछ समय लगता है वातावरण के साथ में अपने आप को एडजस्ट करने में, और उसके बाद धीरे धीरे उसकी आंखें खुल जाती हैं। जब बच्चे पैदा होते
हैं उस समय उनकी स्किन का जो कलर होता है वो कुछ और होता है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद उनकी स्किन का रंग चेंज होने लगता है। तो ये सब चीजें क्या है कि आप पर वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है और आप पर वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, वातावरण भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है आंतरिक वातावरण, एक होता है बाह्य वातावरण। आंतरिक इंटरनल कौन सा है, तो देखो प्रेगनेंसी पीरियड, जब तक बच्चा मां के गर्भ में रहता है तब तक उसका जो इन्वायरमेंट होता है वो केवल मां का गर्भ होता है और उसका जो असर उसके ऊपर पड़ता है वो आंतरिक वातावरण है। और पैदा होने के बाद जब बच्चा लोगों के संपर्क में आता है तब वो उसका बाह्य वातावरण यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बनता है। ये पॉइंट सबको क्लियर है ना? वंशानुक्रम मतलब वंशानुक्रम को मुस्कान जी आपके हेरिडिटी बोलते हैं, जेनेटिक वर्ड यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, स्नेहा जी लिख रहे हैं व्हाइट होता है। अब चलो व्हाइट व्हाइट तो मुझे नहीं पता है ना, लेकिन कलर चेंज होता है, हाँ हल्का व्हाइट ही दिखता है वैसे तो। यहां तक सबको क्लियर होगा? आगे चलें, अगले सिद्धांत की बात करें। अगला सिद्धांत है भैया सामान्य से विशिष्ट की ओर। बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसको बोलते हैं फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये क्या कहता है भैया? ये कहता है विकास हमेशा सरल से जटिल की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सबसे पहले हम सामान्य चीजों को सीखते हैं, जनरल चीजों को सीखते हैं, फिर उसके बाद हम विशिष्ट चीजों को। उदाहरण के लिए बच्चा पहले ए बी सी डी ई एफ जी ये सीखता है, फिर वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग सीखता है। फिर उसके अलावा फिर छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखता है कि दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग। उसके बाद वो आपके टेंस बनाना सीखता है, फिर टेंस बनाने के बाद में वो धीरे धीरे पैराग्राफ बनाना सीखता है और लिखना सीखता है, भाषा सीखता है, लैंग्वेज सीखता है। तो ये क्या है, सबसे पहले बच्चा सरल चीजों को सीखता है और उसके बाद धीरे धीरे जटिल चीजों को सीखता है। क्लियर है भाई? सभी लोगों को ये सिद्धांत क्लियर है यहां तक? बस समझ में आने चाहिए। स्नेहा ये तो YouTube पे भी बताए थे आप सर, स्नेहा जी बिल्कुल बताया था, है ना। और वहां से थोड़ा सा बढ़ाकर आपको यहां पर बताऊंगा। वहां पर मैंने जो सिद्धांत बताए थे, जो मेन सिद्धांत थे वो, लेकिन यहां पर जितने सिद्धांत हैं वो सब बताऊंगा। ठीक है, आगे चलें। अब यहां पर देखिए मैं आपको दो चार जो थिंकर्स हैं उनके सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में थिंकर का नाम देकर और अभी तक मतलब सिद्धांत नहीं पूछा, लेकिन सिद्धांत पर क्वेश्चन उससे पूछ चुका है, उसने पूछा है। तो आपको कम से कम सिद्धांत पता होना चाहिए। सर क्लास टेस्ट भी होगा। अनु जी आज देखिए इसकी मैंने पूरी जो विकास और वृद्धि चैप्टर है उसका मैं पूरी थ्योरी खत्म कर दूंगा और कल इसके संबंध में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में कल आपको बताऊंगा। थोड़ी बहुत थ्योरी अगर बच रही होगी तो कल करा दूंगा और उसके बाद इससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चन को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चले। अब यहां पर अगले सिद्धांत की बात करते हैं। आठवां सिद्धांत जो है विकास के सिद्धांतों में अगला सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत को नाम दिया गया है, ये कहलाता है पुनर्बलन सिद्धांत। कौन सा है? पुनर्बलन सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं? रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, पुनर्बलन का मतलब क्या होता है भाई? देखो अब यहां पर आपको थिंकर का नाम याद रख सकें तो बहुत अच्छा है। थिंकर का नाम है डोलार्ड और मिलर। क्या नाम है इनका? डोलार्ड और मिलर। डोलार्ड और मिलर नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने अभी प्रयोग किया था। इन्होंने बताया कि बच्चा जो होता है, बच्चा किसी चीज को किस तरीके से सीखता है। तो इन्होंने ये बताया कि अगर आपको किसी बच्चे को सिखाना है तो आप उसे पुनर्बलन दीजिए। पुनर्बलन का मतलब क्या है? पुनर्बलन का मतलब होता है किसी बच्चे को काम करने के लिए इनाम देना। ठीक है, ई चैप्टर के बाद उस पर बेस्ड एमसीक्यू कराते जाइएगा सर। ओके रजत, बिल्कुल। यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि अगर हम बात करते हैं कि पुनर्बलन सिद्धांत क्या कहता है, तो सिंपल मतलब आप समझेंगे पुनर्बलन सिद्धांत का मतलब, पुनर्बलन का मतलब किस चीज से है, तो यहाँ पर प्राइज रखिएगा यानी कि इनाम रखिएगा। आपने देखा होगा छोटे जो क्लासेस होती हैं, छोटी क्लासेस के अंदर टीचर जो होते हैं वो अपने साथ में टॉफी वगैरह ऐसी चीजें रखते हैं। अब बच्चे को कल आपने बोला था कि भैया ABCD याद करके आना, और अगले दिन आपने बोला हाँ भाई ABCD याद करके आए हो, बच्चा गए हाँ जी सर मैं कराया, अब आपको ABCD सुना भी दे और उसके बाद में अगर आप उस बच्चे को टॉफी दे दें, ठीक है, तो वहां पर होता क्या है, टॉफी मिलने को बाकी बच्चे जब देखेंगे कि भैया अगर उसने सुनाया तो उसे टॉफी मिली, तो और बच्चे जो होंगे वो प्रेरित होंगे कि वो उस काम को सीखें। तो पुनर्बलन सिद्धांत क्या कहता है कि यदि किसी सही क्रिया के बाद, अगर सही एक्टिविटी के बाद यदि री दे दिया जाए, प्राइज दे दिया जाए, तो बच्चे उस काम को बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और एक दूसरा सिद्धांत आपको साथ में याद रखना है, यह है आपका
सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग। थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग। थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग क्या कहती है भैया? यहां पर आपको याद रखना है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो था इसको देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दो व्यक्तियों के नाम आपको याद रख लेने हैं। एक व्यक्ति थे बंदूरा और वॉल्टर। बंदूरा और वॉल्टर्स नाम के व्यक्ति थे। कौन थे? बंदूरा और वॉल्टर्स। बंदूरा एंड वॉल्टर्स। इन्होंने ये वाला सिद्धांत दिया था। इन्होंने ये क्या कहा था? बहुत सिंपल सा है। इन्होंने ये कहा था कि समाज में, सोसाइटी में जिन चीजों को अच्छा बताया जाता है बच्चा उन चीजों को सीखता भी है, और सोसाइटी में जिन चीजों को खराब बताया जाता है बच्चा उनसे दूर रहने का प्रयास करता है। इसका एक एग्जाम्पल भी आपको मैं दे देता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूँ कि बंदूरा और वॉल्टर्स ने क्या किया था कि कुछ बच्चे इकट्ठा किए और उन बच्चों के ऊपर एक प्रयोग किया था। उन्होंने क्या किया? बच्चों के 3 ग्रुप बनाए। कुछ कुछ बच्चे मिलाकर 3 ग्रुप बनाए बच्चों के, और उन तीनों ग्रुप के बच्चों को एक पिक्चर दिखाई गई, मूवी दिखाई गई। उस मूवी में ये दिखाया गया था कि हीरो जो है वो हीरो काफी ज्यादा एग्रेसिव व्यवहार करता है। एग्रेसिव व्यवहार का मतलब क्या है? रीइंफोर्समेंट थ्योरी CH हल था ना मुस्कान कुमारी जी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो CH हल ने दी है वो अधिगम के बारे में दी है, लर्निंग के बारे में दी है। विकास का पुनर्बलन सिद्धांत डोनाल्डो मिलर का है। लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया और ये ना दे कि अधिगम का या विकास का, तो वहां पर आंसर CH हल लगाना आप। ठीक है, चलिए यहां पर एक चीज पर देखिएगा इन्होंने क्या किया कि एक मूवी दिखाई। उस मूवी में क्या था कि हीरो एग्रेसिव व्यवहार करता है, लेकिन उसके एंड को चेंज कर दिया गया। एग्रेसिव व्यवहार का मतलब क्या है कि बच्चा खूब मतलब उसमें कूद फान करता है, खेलता कूदता है, चीजों को उठाता है, पटकता है, लड़ता है, झगड़ता है, खूब दिखाया। तीनों मूवी का एंड चेंज कर दिया गया। एक में क्या होता है कि एंड में जाकर उसे इनाम मिलता है, दूसरे में उसे कुछ नहीं मिलता, तीसरे में उसे दंड मिलता, पनिशमेंट मिलता है। और जब ये सीजन दिखाने के बाद बच्चों को उसी इन्वायरमेंट में रखा जाता है जिस इन्वायरमेंट की मूवी उनको दिखाई गई है, और जब वो मूवी दिखाई गई तो बच्चों ने व्यवहार तो वैसे ही करा जैसे वहां पर मूवी में था। लेकिन जब एंड आया तो एंड में जब बच्चों से पूछा गया कि वो दंड चाहते हैं, इनाम चाहते हैं या कुछ नहीं, तो ज्यादातर बच्चों ने इनाम लेना पसंद किया, पनिशमेंट को स्वीकार नहीं किया। तो एक सिद्धांत निकला बंदूरा और वॉल्टर्स का, और उन्होंने ये कहा कि बच्चा जो सोसाइटी के द्वारा जिन चीजों को एक्सेप्ट किया जाता है, सोसाइटी के द्वारा जिन चीजों को इनाम दिया जाता है, जिन चीजों को स्वीकार किया जाता है, बच्चा उन चीजों को सीखता है। और जो चीजें सोसाइटी के द्वारा गलत बताई जाती हैं बच्चा उनसे दूर रहने का प्रयास करता है। तो उसे क्या कहा गया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है ना? तो ये दो सिद्धांत और हैं, इनको याद रखिएगा। वैसे तो देखिएगा पारिस्थितिकी परक सिद्धांत भी नोट कर लेना कहीं पर। चलो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, इनके नाम याद रख लेना, बस इनके नाम याद रख लेना, कहीं काम आ सकता है, कहीं काम आ सकता है। इनके बारे में जानने की अभी आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये भी विकास से संबंधित है तो बता देता हूं। एक है विकास का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत, इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? इकोलॉजिकल थ्योरी। इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो यहां पर आपको याद रखना है इनका नाम था ब्रॉनफेन ब्रेनर। ब्रॉनफेन ब्रेनर नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने ये वाला सिद्धांत दिया था। ठीक है, इनका भी नाम याद रखिएगा। ब्रॉनफेन ब्रेनर का जो सिद्धांत है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको पारिस्थितिकी परक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। वैसे एक सिद्धांत यहां पर और भी है, अगर आप याद करना चाहें, नाम जानना चाहें तो नाम आप जाने रह सकते हैं, उसको कह देते हैं मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, एक सिद्धांत और है उसे भी बता देता हूं, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। देने वाले व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, इनका नाम था एरिक एरिक्सन। एरिक्सन या इरिक्सन बोलते हैं, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। लेकिन इन दोनों में, इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये दो हैं। ठीक है भाई, तो ये थे आपके विकास के सिद्धांत। सभी लोगों को समझ में आए नहीं आए, जल्दी से भावनाएं व्यक्त करें। वैसे तो देखो वृद्धि और विकास से संबंधित जितनी भी थ्योरी है वो थ्योरी मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। 2 मिनट समरी की अगर हम बात करें तो समरी में आज मैंने आपको क्या बताया? तो देखो आपको बताया मैंने विकास से संबंधित अवस्थाएं, यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है।
विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया है विकास से जुड़े हुए प्रिंसिपल्स के बारे में, प्रिंसिपल्स यानी कि ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास से जुड़े हुए सिद्धांतों के बारे में, और टोटल 11 सिद्धांत मैंने आपको उससे संबंधित बताए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फटाफट पूछ लीजिए। सर लास्ट वाला एक बार और समझाइए। मुस्कान कुमारी जी, लास्ट वाला मैंने आपको मनोसामाजिक सिद्धांत बताया, साइको सोशल थ्योरी ऑफ एरिक्सन बताई थी। एरिक्सन ये कहते थे कि विकास के दौर में हमारे सामने जब कोई समस्या आती है, जब कोई परेशानी आती है, तो उस परेशानी से निपटने के लिए एक हमारे दो रास्ते होते हैं। उन दो रास्ते हमारे मन में आते हैं और एक सही होता है, एक गलत होता है। हमें दोनों में से एक को चूज करना होता है। उससे जुड़ा हुआ है एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए आज वैसे ही हमारा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन वगैरह आपके होते हैं तो आप क्वेश्चन वगैरह कल की क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। इससे कल जो क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे आ चुके हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो आपके एग्जाम में पूछे आ सकते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, और कुछ थ्योरी बची होगी तो वो थ्योरी कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, विदा लेने का समय आ चुका है। कल लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे, है ना। लेक्चर नंबर 3 में आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ सकते हैं उन क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए।